गरीब बहन की राखी। नम्रता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो बहुत ही गरीब थी। वो बच्चों के खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। नम्रता के पिता संजय दोनों पैरों से अपाहिज थे, इसीलिए वो घर पर ही रहते थे। नम्रता की मां माला पति की देखभाल करती और घर का काम काज करती। नम्रता रोज सुबह तैयार होकर फैक्ट्री में काम करने निकल जाती थी। माँ, मेरा डब्बा दे दो, काम पर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। माला नम्रता को खाने का डब्बा देती है। ये लो बेटी, आज तेरे पसंद की बाजरे की रोटी बनाई है, अचार के साथ खा लेना। एक दिन काम से लौटकर नम्रता जब घर आई, माँ, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। हर साल की तरह हमारी फैक्ट्री में कल से राखियां बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तुझे तो राखियां बनानी आती हैं, खूब सुंदर सुंदर राखियां बनाना। सुंदर राखियां ज्यादा बिकेंगी, जिससे खुश होकर शायद तेरी फैक्ट्री का मालिक तेरी सैलरी बढ़ा दे। माँ, हर बार यही सोचती हूँ और पूरी लगन से राखियां बनाती हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना कि मालिक कितना खड़ूस है। उससे हमारी कम सैलरी भी ज्यादा लगती है। बातें करते हुए सब रात का खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। नम्रता मन ही मन सोचती है कि काश उसका भी कोई भाई होता तो वो उसे अपने हाथों से राखी बनाकर उसकी कलाई पर बांधती और मुंह मांगा उपहार लेती। हाँ, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। ऐसा सोचते हुए दुखी मन से नम्रता सो जाती है। अगले दिन सुबह जब नम्रता सोकर उठती है तो उसे उदास देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या बात है नम्रता बेटी, तेरे चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? चल उठ, नहा धो ले, ऑफिस नहीं जाना है क्या? माँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपनी बनाई हुई राखी अपने भाई की कलाई पर बांधूं, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है माँ? बेटी, ये हमारी बदकिस्मती है कि तू हमारी अकेली संतान है। बदकिस्मत तो मैं हूं माँ कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर नम्रता की आंखें नम हो जाती हैं। माला उसे दूसरी बातों से बहलाने की कोशिश करती है। अब बातें ही करती रहेगी या काम पर भी जाएगी? माँ, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, काम पर कैसे जाऊं? बाहर सड़क पर कितना कीचड़ होगा और बारिश में सही समय पर बस भी नहीं मिलती। बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूं, फिर चली जाऊंगी। खिड़की के पास बैठकर नम्रता बाहर सड़क पर गिर रही बारिश की बूंदों को देख रही थी। नम्रता मन ही मन सोचती है कि आज अगर उसका कोई भाई होता तो वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर फैक्ट्री तक छोड़ देता। और इन्हीं ख्यालों के बीच थोड़ी देर में बारिश रुक गई और नम्रता काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। तेज बारिश होने के कारण सड़क के चारों तरफ कीचड़ हो गया था और कई जगह गड्ढों में पानी भर गया था। ओफो, कितना कीचड़ हो गया है, कितना बच बच कर चलना पड़ रहा है। जल्दी बस स्टॉप तक पहुंचना होगा, नहीं तो बस छूट जाएगी। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है, मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। ये सोचते हुए नम्रता सड़क के किनारे किनारे से चल रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार गंदे पानी के छींटे उड़ाते हुए उसके बगल से गुजरी और नम्रता के पूरे कपड़े गंदे हो गए। ये देखकर नम्रता गुस्से में चिल्लाई, देखकर नहीं चला जाता है क्या? गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो गाड़ी चलाते ही क्यों हो? तभी वो कार रुक गई और धीरे धीरे करके पीछे की तरफ आने लगी। वो कार नम्रता के पास आकर रुक गई और खिड़की का कांच नीचे करके एक युवक ने अंदर से झांका और बोला, आई एम वेरी सॉरी, आज पहली बार दफ्तर जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी में था। आप तो गाड़ी में बैठकर दफ्तर जा रहे हैं, कभी सोचा है पैदल चलने वालों का क्या हाल होता है जब आप जैसे लोग तेज गाड़ी चलाते हैं? काम पर सबको ही जाना पड़ता है, चाहे कोई गाड़ी वाला हो या कोई पैदल चलकर जाने वाला। मेरे कपड़े खराब हो गए, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? काम पर नहीं गई तो मालिक आज की सैलरी काट लेंगे। युवक ने नम्रता को देखा। नम्रता की हालत देखकर वो समझ गया कि वो बेहद गरीब है। पास में ही मार्केट है। आप मेरे साथ वहां चलिए, मैं आपको नए कपड़े दिला दूंगा। उसे वहीं चेंज करके आप अपने काम पर चली जाना। नहीं, अब मैं लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी कार से दफ्तर भी पहुंचा दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम पर चली जाऊंगी। आप डरिए मत, मुझे अपना भाई समझिए और मेरे साथ चलिए। देखिए ना, हम दोनों की शक्ल भी कितनी मिलती है, जैसे हम दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन हो, है ना? अगर मेरी कोई बहन होती तो क्या मैं उसे इस हालत में ऑफिस जाने देता? उस युवक के ये शब्द सुनते ही नम्रता भावुक हो जाती है और कार में बैठ जाती है। क्या आपकी कोई बहन नहीं है? जी नहीं, मेरा नाम रवि है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। ओह,
बातें करते हुए दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां रवि नम्रता को एक महंगा सलवार सूट लेने के लिए कहता है। अब ये वाली ले लो, ऑरेंज कलर, तुम पर अच्छी लगेगी। नहीं भैया, ये तो बहुत महंगी है। जब भैया बोल दिया है तो फिर भाई से क्या शर्माना। जाओ, इसे अभी चेंज करके आओ, मैं पेमेंट करता हूं। ठीक है भैया। उसके बाद रवि नम्रता को अपनी कार में बिठाकर उसकी फैक्ट्री छोड़ने के लिए निकल जाता है। अब इधर से राइट और फिर सीधी सड़क पर आगे जाकर लेफ्ट ले लेना, वही सामने फैक्ट्री है जिसमें मैं काम करती हूँ। कमाल है, ये रास्ता तो मेरे ऑफिस की तरफ जाता है। कहीं दोनों को एक ही जगह तो नहीं जाना। और फिर रवि और नम्रता फैक्ट्री के सामने पहुंच जाते हैं। बस बस यहीं रोक दो, ये सामने वाली बिल्डिंग ही वो फैक्ट्री है जहां मैं काम करती हूँ। ये बिल्डिंग? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यही तो है मेरा ऑफिस। लेकिन ये फैक्ट्री तो सेठ धनीराम जी की है। और मैं उनका बेटा रवि हूं। परसों ही पढ़ाई पूरी करके लंदन से लौटा हूं। ओह, फिर तो आप मेरे मालिक हैं सर। नहीं, तुमने मुझे भैया बोला है, मुझे अपना भाई रहने दो। रवि और नम्रता अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उस दिन नम्रता बहुत खुश थी। मुंह बोला ही सही, उसे उसका भाई मिल गया था। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन रवि फैक्ट्री का निरीक्षण करने के ख्याल से फैक्ट्री में घूम रहा था। फैक्ट्री में एक तरफ खिलौने बनाने का काम हो रहा था और दूसरी तरफ कारीगर राखियां बना रहे थे। तभी रवि फैक्ट्री में लगी एक मशीन से टकरा गया और उसके हाथ पर छोटी सी खरोच लग गई। रवि के हाथ से हल्का सा खून बहने लगा, जिसे नम्रता ने देख लिया। वो दौड़कर रवि के पास आई। अरे भैया, आपको तो चोट लग गई है। अरे छोटी सी खरोंच लगी है, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मशीन तो लोहे की होती है और खून भी निकल आया है। आपको टिटनेस का इंजेक्शन लेना होगा। और नम्रता फैक्ट्री के फर्स्ट एड सेक्शन से स्टाफ को बुलाकर रवि को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाती है। इंजेक्शन लगाने के लिए रवि ने जैसे ही अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की, नम्रता ने रवि की बाजू पर ठीक वैसा ही त्रिशूल का निशान देखा जैसा निशान नम्रता की बाजू पर था। अरे, ये त्रिशूल का निशान तो मेरी बाजू पर भी है। उस दिन नम्रता का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। घर आकर उसने अपनी मां माला को सारी बात बताई। तो मुझे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, वो तेरा भाई है। माला को मखनी काकी की बात याद आती है। जब माला गर्भवती थी तब मखनी चाची अक्सर कहा करती थी कि अरे माला, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे। लेकिन जब माला ने बच्चे को जन्म दिया तो अस्पताल में उसे यही बताया गया कि उसे एक ही बच्चा हुआ है। क्या कहा मां? रवि मेरा जुड़वा भाई है? हाँ बेटी, अगर तू सही कह रही है कि रवि के बाजू पर ठीक वैसा ही निशान है जैसा तेरी बाजू पर है, तो रवि तेरा सगा भाई है। बेटी, तू मुझे रवि से मिलवा दे। ठीक है मां, तुम कल मेरे साथ फैक्ट्री चलना। अगले दिन नम्रता माला को अपने साथ फैक्ट्री ले जाती है और रवि से मिलवाती है। माला रवि को उन दोनों की बाजू पर बने एक जैसे निशान दिखाती है। तो क्या मैं आपका बेटा हूं और नम्रता मेरी अपनी बहन है? रवि माला और नम्रता को लेकर उसी समय अपने घर जाता है और अपने माता पिता से पूछता है। मां, पिताजी, मुझे सच्चाई बताइए। अगर मैं आपका बेटा हूं तो नम्रता और मेरे बाजू पर बिल्कुल एक जैसे निशान कैसे हो सकते हैं? बोलिए पिताजी, बोलो। मां। हाँ बेटा, तू माला का बेटा है और नम्रता का अपना भाई है। तो मैं आप लोगों के पास कैसे आया? मां, बेटा, हमारी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने अस्पताल में नर्स को पैसे देकर माला का दूसरा बच्चा चुरा लिया था। उस दिन तुम और नम्रता एक साथ माला के गर्भ से पैदा हुए थे और माला को बताया गया कि उसे एक ही बच्चा हुआ है, जुड़वा नहीं। ओह, लेकिन आज मुझे मेरे माता पिता और बहन मिल गए हैं। और रवि माला और नम्रता को गले से लगा लेता है। फिर सेठ धनीराम से कहता है। पिताजी, मैं अब अपने असली माता पिता के घर जा रहा हूं, उनके साथ ही रहूंगा। अब आपके बिजनेस और प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपने मुझे ऊंची शिक्षा दिलाई है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा मत बोल बेटा, हमें छोड़कर मत जा। और रत्ना रोने लगती है। रवि बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे असली माता पिता और बहन एक परिवार बनकर हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। सच पिताजी? हाँ बेटे, मैंने उनके साथ इतना बड़ा अपराध किया है। उन्हें उनके बेटे से और एक बहन को उसके भाई से दूर रखा।
तो इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। उसके बाद रवि अपने माता पिता और बहन नम्रता को सेठ धनीराम के घर ले आता है। नम्रता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रक्षाबंधन से पहले उसे भाई जो मिल गया था। उसने रक्षाबंधन के दिन रवि की कलाई पर अपने हाथों से बनी राखी बांधी और अब उसके गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे। भाई बहन का प्यार। भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बताती ये कहानी है जयंत और राखी की। जयंत बड़ा था और राखी उसकी छोटी बहन। दोनों कानपुर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। जयंत और राखी के पिता काशीलाल एक सुनार थे। शहर में उनकी बड़ी दुकान थी। काशीलाल की पत्नी सुमित्रा घर और दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। जयंत बचपन से ही अपनी छोटी बहन राखी पर जान छिड़कता था और राखी भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता गया। जयंत अपनी पढ़ाई पूरी करके इंजीनियर बन गया था और राखी कॉलेज में पढ़ रही थी। वक्त के साथ भाई बहन के बीच का प्यार बढ़ता गया। राखी भी जयंत का बहुत ख्याल रखने लगी थी। एक दिन जब जयंत ऑफिस से घर आया तो राखी उससे बोली, आ गए भैया, लाओ ये बैग मुझे दो, आप हाथ मुंह धो लो। आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है, सब कुछ आपकी पसंद का है। तूने बनाया है? तूने खाना बनाना कब सीख लिया? बहुत पहले। चलो अब जल्दी करो, बाकी बातें खाना खाकर कर लेना। जयंत हाथ मुंह धोकर आता है और खाने की टेबल देखकर चौंक जाता है। खाने में सब कुछ जयंत की पसंद का था और सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा था। ये देखकर जयंत कुछ उदास हो जाता है। राखी उससे पूछती है, क्या हुआ भैया? मुझे तो लगा था आप खुश हो जाओगे, पर आप तो। मैं खुशी हूं पगली। बस सोच रहा था कि मेरी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अब जल्दी ही वो दिन भी आ जाएगा जब तू अपने घर चली जाएगी, मुझे छोड़कर। अरे फिक्र क्यों करते हो आप? उससे पहले आपका मन लगाने के लिए किसी को लेकर आ जाऊंगी मैं। क्या मतलब? कौन आने वाला है? आपकी दुल्हन और मेरी प्यारी भाभी। मम्मी पापा ने एक सुंदर सी भाभी चुन ली है मेरे लिए। देखूंगी मैं भी कि भाभी के आने के बाद आपको कितनी याद आती है मेरी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। चल अब खाना खा ले। राखी जयंत को शर्माते देखकर उसके गाल खींचती है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जयंत के लिए उसके माता पिता ने जो लड़की पसंद की थी वो काशीलाल के दोस्त की बेटी कामिनी थी। पढ़ी लिखी सुंदर कामिनी को देखते ही जयंत उसे दिल दे बैठा और कामिनी भी जयंत को पसंद कर लेती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कामिनी दिल की तो अच्छी थी पर व्यवहार में थोड़ी सख्त थी। उसे जो गलत लगता था वो तुरंत बोल देती थी। एक दिन राखी कुछ उदास थी। कामिनी और जयंत भी वहीं थे। जयंत ने जैसे ही राखी का चेहरा देखा उससे तुरंत पूछा, गुड़िया क्या हुआ? उदास क्यों है तू? कुछ नहीं भैया, बस वो ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि भैया को भी अपनी परेशानी नहीं बताएगी। वो भैया दरअसल वो कॉलेज में। क्या हुआ कॉलेज में? किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे और मैं भी उसे, वो हम दोनों। चलो छोड़ो भैया, जाने दो। इतना कहकर राखी अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन जयंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, कहां भाग रही है? सच बता मुझे, कौन है वो लड़का और चल क्या रहा है? देख, अगर लड़का अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तू बात तो कर मुझसे, डर मत। भैया उसका नाम कार्तिक है। हम दोनों क्लासमेट्स हैं, बस एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है? खुल के बता मुझे। भैया वो कार्तिक का परिवार पैसों में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन कार्तिक पढ़ने में बहुत अच्छा है भैया। उसने कॉलेज में टॉप किया है और कॉलेज प्लेसमेंट में उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। पर मुझे लगता है कि इस सब के बावजूद मम्मी पापा नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। अरे कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगा उन्हें, तू चिंता मत कर। मगर उससे पहले मैं लूंगा क्लास तेरे कार्तिक की। अगर मैंने ओके कर दिया फिर मम्मी पापा तो मान ही गए समझ। मेरे प्यारे भैया, आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हाँ हाँ पता है मुझे। राखी जयंत के गले लग जाती है। कामिनी ये सब देख रही थी
मगर वो जयंत से कुछ नहीं कहती। जल्दी ही राखी कार्तिक को जयंत से मिलवाती है। जयंत उससे बातचीत करता है और उसे परखने की कोशिश करता है। कार्तिक उसे पसंद आ जाता है। वो अपने माता पिता से राखी और कार्तिक के रिश्ते की बात करता है और उन्हें किसी तरह मना लेता है। राखी और कार्तिक की शादी हो जाती है। कार्तिक का घर जयंत के घर से छोटा था। सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन फिर भी राखी खुश थी और ये बात जयंत समझता था। फिर भी राखी के ससुराल चले जाने के बाद वो बहुत उदास रहने लगा। वो हर वक्त राखी को याद करता रहता। उसकी ये हालत कामिनी से देखी नहीं गई। एक दिन उसने जयंत से कहा, मैं जानती हूं आप राखी को मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? राखी को तो उसके घर जाना ही था, और अगर अब आपको ये चिंता सता रही है कि उस छोटे से घर में राखी कैसे रह पाएगी, तो ये आपको उसकी शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं कामिनी, मैं जानता हूं राखी की खुशी कार्तिक के साथ ही है, लेकिन हां, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं और कहीं ना कहीं उसके भविष्य की चिंता भी है मुझे। मैं ऐसा करता हूं कि उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। यह सही रहेगा। 1 मिनट रुकिए, जरा सोच समझ लीजिए। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो राखी की शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई है। थोड़ा उसके पति को भी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। अगर कोई दिक्कत हुई तो कर देना मदद। कामिनी, कैसी बात कर रही हो तुम? राखी भले ही अपने ससुराल चली गई है, पर अभी वो मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। कामिनी की बात पूरी होती उससे पहले जयंत का फोन बजने लगा। जयंत ने फोन उठाया। फोन पर उसे बताया गया कि उसके माता पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जयंत ये खबर सुनकर बदहवास्ता हो जाता है। कामिनी उसे संभालती है। दोनों हादसे की जगह के लिए घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। जयंत के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जयंत और राखी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब सारी जिम्मेदारी जयंत पर थी। उसने राखी को भी कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन वो अपने पिता की दुकान और अपनी नौकरी दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहा था। उसके पिता की दुकान नुकसान में जा रही थी। दूसरी तरफ जयंत की कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया था, जिसके लिए उसे दिल्ली शिफ्ट होना था। आखिर में उसने और कामिनी ने मिलकर उसके पिता की दुकान और बाकी की प्रॉपर्टी को बेचकर हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला लिया। उधर राखी को जब ये पता चला तो उसे जयंत के प्रमोशन की तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि अब जयंत भी उससे दूर हो जाएगा। कार्तिक वैसे तो उसे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी सास थोड़ी खड़ूस थी। जैसे ही जयंत के दिल्ली शिफ्ट होने की बात राखी की सास को पता चली तो उसने राखी से कहा, देख लिया तूने, बड़ा भैया भैया करती फिरती थी, अब जा रहा है वो सब कुछ बेच बाच कर, और तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, देख लेना। हाँ तो मम्मी जी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, वो पहले ही बहुत कर चुके हैं मेरे लिए। आंखों में आंसू लिए राखी अपने कमरे में चली जाती है। उसने अपनी सास के बर्ताव को लेकर कभी जयंत को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जयंत सब समझता था। जयंत ने सारी प्रॉपर्टी को अच्छे दाम पर बेच दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली से उसने राखी को फोन किया और कहा, कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूं भैया, पर आपसे बहुत नाराज हूं मैं। आप दिल्ली चले गए, मुझसे मिले भी नहीं। वो इसलिए कि अब तुझे दिल्ली आना है। तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कार्तिक जी से बात कर ली है, वो कल तुझे लेकर दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो फिर ठीक है, मैं आपसे दिल्ली आकर ही मिलती हूँ। कार्तिक और राखी अगले ही दिन बस से दिल्ली पहुंचते हैं। बस स्टैंड पर जैसे ही वो बस से उतरते हैं, जयंत उन्हें एक चमचमाती कार के साथ दिखाई देता है। राखी दौड़कर जयंत के गले लगती है और कार को देखकर खुशी से कहती है, अरे वाह भैया, आपने नई गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी है। हम इसी में घर जाने वाले हैं ना? तो फिर तुझे यहां लेकर क्यों आया हूं, पगली कहीं की? चल अब बैठ गाड़ी में। कार्तिक जी, लाइए सामान मुझे दीजिए, अब गाड़ी में बैठिए आराम से। कार्तिक वैसे तो समझदार था, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगा मानो जयंत उसके सामने अपने पैसों का दिखावा कर रहा है। सभी लोग गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। जयंत उन्हें एक बिल्कुल नए और आलीशान फ्लैट में लेकर जाता है, जहां गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पहले से ही हो रखी थी। ये सब देखकर राखी जयंत से कहती है, वाह भैया, आपने नया फ्लैट भी खरीद लिया, बहुत अच्छा है। ये तो इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा, तो ये सरप्राइज था मेरे लिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं भैया, लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही,
कहाँ है वो? वो बस आती ही होगी। मैं पूजा के लिए पंडित जी को लेकर आता हूं। तब तक आप दोनों फ्रेश हो जाइए। जयंत वहां से चला जाता है। राखी कार्तिक से कहती है, अच्छा फ्लैट है ना, और भैया ने गाड़ी भी कितनी अच्छी ली है ना। हाँ, अच्छा है, सब अच्छा है। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो राखी, मुझे गलत मत समझना तुम। मैं तुम्हारे भाई की तरक्की से जल नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी राखी की नजर दरवाजे पर पड़ती है जहां जयंत खड़ा था। वो गाड़ी की चाबी वहीं भूल गया था। कामिनी भी वापस आ गई थी। उन दोनों ने कार्तिक और राखी की सारी बातें सुन ली थी। राखी घबराते हुए कहती है, भैया भाभी आप। राखी जाकर कामिनी से गले मिलती है। जयंत और कामिनी ये जाहिर नहीं होने देते कि उन्होंने सब सुन लिया है। सब लोग पूजा के लिए बैठते हैं, पर उससे पहले जयंत राखी से कहता है, हाँ गुड़िया, तो कैसा लगा तुझे सरप्राइज? बहुत अच्छा है भैया, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर असली सरप्राइज तो तूने अब तक देखा ही नहीं। ये कहकर जयंत राखी के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा देता है। राखी जल्दी से उसे खोलती है। उसमें उस नए फ्लैट और नई गाड़ी के पेपर्स होते हैं जो राखी के नाम पर होते हैं। राखी और कार्तिक ये देखकर चौंक जाते हैं। राखी जयंत से कहती है, भैया ये सब क्या है? ये सब कुछ? ये सब कुछ तेरा है, ये फ्लैट भी और वो नई गाड़ी भी। और इसीलिए गृह प्रवेश की इस पूजा में भी तुझे और कार्तिक जी को ही बैठना है। लेकिन ये सब क्यों भैया? इसकी जरूरत नहीं है। मैं राखी को खुश रख सकता हूं। मैं जानता हूं कार्तिक जी कि आप मेरी बहन को बहुत खुश रख रहे हैं, लेकिन ये सब मेरा नहीं, मम्मी पापा का है। जब उनके 2 बच्चे हैं तो सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? मैंने जो प्रॉपर्टी बेची उससे हम दोनों के लिए अलग अलग फ्लैट और गाड़ियां खरीदी हैं। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। यह राखी का हक है जो मैं उसे सौंप रहा हूं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं अब अपनी गुड़िया के पड़ोस में ही रहूंगा। राखी रोने लगती है। जयंत उसके माथे को चूमकर उसे गले लगा लेता है। कार्तिक और कामिनी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। राखी और कार्तिक मिलकर गृह प्रवेश की पूजा करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। जयंत की मदद से कार्तिक दिल्ली में नई नौकरी ढूंढ लेता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।